नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शंस की। क्या आपको पता है, अगर आप एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन करते हो तो वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और वो आपके 26 एस और एआईएस के अंदर शोन होता है, और उसके बिहाफ पे या उसके आधार पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन मतलब होता क्या है। आपने अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया है या आपने अपने बैंक अकाउंट से कैश को विड्रॉ किया है, तो ये एक रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये आपके 26 एस और एआईएस के अंदर शो होता है। पर अगर आपने किसी पर्सन को कैश दिया है या किसी से कैश लिया है जिसमें कि आपने किसी को पैन कार्ड नहीं दिया है, तो ये ट्रांजैक्शन रिपोर्टेबल नहीं रहे। अब अपन ये समझते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चल रहा है कि हम कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बता नहीं रहे उनको। तो ये काम करती है रिपोर्टिंग एंटिटीज। रिपोर्टिंग एंटिटीज कौन होती है? जैसे कि बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, हमारे पोस्ट ऑफिस हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ये रिपोर्टेबल एंटिटी है। पर इनको क्या शौक चढ़ रहा है कि ये डिपार्टमेंट को बताए कि हम कोई कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? इनको कोई शौक नहीं चढ़ रहा है। एक इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 285 रीड विद रूल 114 ई करके। तो रूल 114 ई में कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन दे करके रखे हुए हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो सेक्शन इनको बोलता है कि आप अगर कोई भी पर्सन अगर इन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो आप हमको रिपोर्ट। अब जो सेक्शन 285 बीए है और इसका जो रूल है 114 ई करके, अब इसमें क्या बहुत सारी कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस है, पर आज हम इस वीडियो में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की ही बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन पे आते हैं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो 10 लाख या उससे ज्यादा एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको वो ट्रांजैक्शन आपके एआईएस या 26 एस के अंदर शो होएगा। और अगर वो ट्रांजैक्शन आप अपना आईटीआर में शो नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसको अपन डिटेल में समझते हैं। जो ये 10 लाख की लिमिट है, ये पर ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं है। ये अगर आपने मान लो अप्रैल में 2 लाख का ट्रांजैक्शन करा और हर महीने आप 2-2 लाख का कैश डिपॉजिट कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट में, तो ये ट्रांजैक्शन रिपोर्टेबल होगा, क्योंकि पूरे साल भर में 24 लाख हो जाएगा। अब बात आती है कि सर मैंने अगर एक बैंक अकाउंट से करा, अगर मैं 4 बैंक अकाउंट से कर रहा हूँ या 10 मेरे सेविंग बैंक अकाउंट है, तो क्या ये ट्रांजैक्शन उनके अंदर भी रिपोर्टेबल रहेगा? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आपके पैन नंबर से पहचानता है। तो अगर आपका पैन नंबर उन सारे बैंक अकाउंट से लिंक है, तो ये पूरी की पूरी जो 10 लाख की लिमिट है, आपके एक बैंक अकाउंट हो कि 10 बैंक अकाउंट हो, सब पे एप्लीकेबल है। तो आप पूरा का पूरा कितने भी बैंक अकाउंट से करो ट्रांजैक्शन, आप सिर्फ 10 लाख तक का कर सकते हो। सर अब एक बात और आती है कि मैंने कैश में ट्रांजैक्शन करा है, क्या मैंने अगर मैंने कैश डिपॉजिट की बजाय अगर एनईएफटी हुआ है, आरटीजीएस हुआ है, गूगल पे, फोन पे हुआ है अगर मेरे बैंक अकाउंट में, तो ये ट्रांजैक्शन भी रिपोर्टेबल है? तो ये वाले किसी भी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है और वो एक लिमिट जो 10 लाख की है उससे ज्यादा किया है, तो उसी को रिपोर्ट किया जाएगा। अब अपन समझते हैं कि ऐसा जनरली लोग करते क्यों हैं। देखो, गवर्नमेंट को ये पता है कि 10 लाख की जो लिमिट है पर पर्सन कैश रखने की, वो बहुत ज्यादा है। उससे ज्यादा अगर आप कैश रख रहे हो तो 99% ये चांस है कि आप कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व हो। टैक्स इवेजन अगर अपन समझे तो जैसे कि एक एग्जाम्पल में लेता हूँ कि अगर आपने मान लो प्लॉट पे सेल किया, उसकी गाइडलाइन वैल्यू 25 लाख है और आपने 1 करोड़ में उसको सेल किया और 75 लाख रुपए आपको कैश में आया, तो कहीं ना कहीं एक टैक्स इवेजन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे अब वो 75 लाख रुपए हमारे पास में आए, अब उसको हमें खर्चा तो करना है, तो आप उस बैंकिंग चैनल के थ्रू ही खर्चा करें, ये डिपार्टमेंट चाहता है। और अगर आपने उसको उस कैश को बैंकिंग चैनल में इंपोज किया तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आगे। या कुछ कैश डिपॉजिट इस तरीके से भी होते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है, तो अब कोई पर्सन है, उसने बोला कि आप उसके दोस्त हो या रिलेटिव हो कि यार एक काम कर कि मुझे किसी को पेमेंट करना है, तो तू अपने अकाउंट में, मेरे पास ये कैश है तो तू अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर ले, और ये आगे उसको जो पेमेंट है वो तू डायरेक्ट एनईएफटी कर देना या फिर गूगल पे वगैरह कर देना, जो भी कर देना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसको है? आपको है। क्यों है? क्योंकि पैन नंबर आपका है, बैंक अकाउंट आपका है, कैश डिपॉजिट आपसे हो रहा है। तो आगे अगर आपको नोटिस आता है तो उसके अंदर सोर्स पूछेंगे वो इनकम का, तो आप वहां पे उसको प्रूव करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब ये बात हो गई डिपॉजिट की। अब बात आ जाती है पेमेंट की, कि अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कितना कर सकते हैं, क्या कोई इशू है? देखिए, अगर आप परचेस कर रहे हो कोई भी बैंक ड्राफ्ट, अगर कैश में अगर आप बैंक ड्राफ्ट, अपना बैंकर्स चेक हो गया है, पे ऑर्डर, ये कुछ भी परचेस करते हो, तो उसकी लिमिट है 10 लाख रुपए की पूरे साल भर की। अगर कैश में परचेस कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो फिर आपको वो रिपोर्टेबल है एआईएस और 26 एस। कैश अगर विड्रॉ करते हैं हम बैंक से, मतलब देखो हमारा खुद का पैसा है, तो हम क्या विड्रॉ नहीं कर सकते कैश को? पर अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं कैश को, तो उसमें एक टीडीएस भी डिडक्ट करती है बैंक, वो सेक्शन 194N के अंदर डिडक्ट करती है। उसमें ऐसा होता है कि अगर आपने 20 लाख से ऊपर जितना भी कैश विड्रॉ किया है, उस पर 2% से टीडीएस डिडक्ट होगा।
अब इसकी जो लिमिट है वो 20 लाख से 1 करोड़ तक अगर आपने विड्रॉ किया है तो जो 80 लाख रुपए हैं उस पे तो 2% होगा, पर जो 1 करोड़ के ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो तो उस पर 5% से टीडीएस डिडक्ट करेगी बैंक। में एक बात ये भी बोली गई है कि अगर आप अपने पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स को बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हो तो 2% से टीडीएस डिडक्ट होगा। तो आप 1 करोड़ से जितना भी ऊपर कैश विड्रॉ करोगे उस पर 2% से टीडीएस डिडक्ट होगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने कैश विड्रॉ किया, अब उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है मैं कैश विड्रॉ कर रहा हूँ, 2% से बैंक को टीडीएस डिडक्ट करना है, डिडक्ट कर ले, आई डोंट हैव एनी इशू। तो अब इस केस में क्या उनको नोटिस वगैरह आ सकता है कहीं फ्यूचर में जाके? देखो, सिर्फ कैश टीडीएस डिडक्ट हो रहा है आपका 2% से, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नोटिस नहीं आएगा और उसके अंदर वो सोर्स नहीं पूछेंगे। वो आपसे सोर्स जरूर पूछेंगे उस इनकम का कि आपने अगर कैश विड्रॉ किया है तो उसको यूज कहाँ पे किया है। अब बेसिकली हमें कैश विड्रॉल की जरूरत कहाँ पड़ती है? जैसे आप नया घर बना रहे हो तो काफी जगह हमें कैश पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके घर पे शादी है, फंक्शन है, तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कैश विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लो आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और मान लो आपको आपकी अच्छी खासी सैलरी और आपको अगर कोई प्लॉट वगैरह परचेस करना है, तो अगर आप अच्छी जगह प्लॉट खरीदते हो तो बहुत जगह ऐसे ही चलता है कि वो गाइडलाइन वैल्यू के ऊपर कैश ही प्रेफर करते हैं और चेक नहीं लेते हैं उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे भी विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये गलत है एक्चुअल में, बट फिर भी अब जो चल रहा है आप क्या कर सकते हैं। हाँ, तो एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि आपके एक मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बॉस है, अब उनको कहीं कैश पेमेंट करना है तो वो यूजुअली क्या करते हैं, अपना एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉय तो खुद का ही है, कहाँ जाएगा बेचारा, तो उसको बोलते हैं उसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू और उसको बोल देते हैं कि आप कैश विड्रॉ कर लो अपने अकाउंट से और वहाँ पे पेमेंट कर देना। तो यहाँ पे पैन नंबर किसका, अकाउंट किसका, एम्प्लॉय का, पैन नंबर किसका, एम्प्लॉय का। तो नोटिस आना या फिर 26A में वो ट्रांजेक्शन शो किसके होंगे, एम्प्लॉय के इसमें होंगे। तो इसलिए इन ट्रांजेक्शन की लिमिट्स को आप ध्यान में रखो कि एक परमिसिबल लिमिट से ज्यादा अगर आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एक खतरे की घंटी है। अब हम आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। ये ट्रांजेक्शन है करंट अकाउंट वालों के लिए, जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनका करंट अकाउंट होता है। तो उसकी लिमिट क्या है? उसकी लिमिट ये है कि अगर वो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं अपने करंट अकाउंट के अंदर, और अगर वो 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहे हैं पूरे साल भर में, तो उनके 26A और AIS में शो होएगा। अब क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो कि रेगुलर कैश बेसिस पे चलते हैं, तो उनके पास में उसका सोर्स बताने के लिए उनका जब वो रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं तो उसमें वो उसका सोर्स बताते हैं। पर आप जो कर रहे हो, जो भी आपका बिजनेस है, उससे अलग हट के अगर लीग में कोई ट्रांजेक्शन है जो कि आप कैश में कर रहे हो और उसका पेमेंट पूरा करंट अकाउंट से आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसका सोर्स उनको प्रूव करके देना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसमें कोई प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। देखो, एक प्लानिंग आप ये कर सकते हो कि घर में 5-6 लोग हैं, ठीक है, तो सबका पैन नंबर अलग अलग होता है, तो आप उनके अकाउंट का एक यूज कर सकते हो अगर आपको एक लिमिट के अंदर कैश ट्रांजेक्शन करना, और पर वो भी एक लिमिट के अंदर ही हो पाएगा। अगर बहुत बड़ा कोई ट्रांजेक्शन करना है तो उसमें वहां पे पॉसिबल नहीं है। अब सर आप तो हमको एक ये बात बताओ कि क्या वाकई में नोटिस वगैरह आते हैं ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं कैश में? बिल्कुल आते हैं। चलो आज एक बहुत बढ़िया नोटिस बताता हूँ। सेक्शन बहुत बड़ा है नोटिस का, ट्रांजेक्शन बहुत छोटा है। मतलब एक पर्सन ने, एक असेसी ने ट्रांजेक्शन बहुत छोटा करा है कैश में, और उसको नोटिस आया सीधा सेक्शन 148 का। 148 का सेक्शन अगर आप इनकम टैक्स में समझ के चलो तो उसका रीअसेसमेंट का केस खुला है। तो अब नोटिस देखते हैं। तो देखो, अब ये नोटिस कब का है? 2018-19 का, मतलब असेसमेंट ईयर 19-20। आया कब है? 23/2/2023 का। मतलब ये ट्रांजेक्शन कब किया था इन्होंने? 18-19 में किया था, जिसका नोटिस आया 4 साल बाद 23/2/2023 को। और कौन से सेक्शन में आया? 148A के अंदर आया। अब नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि भैया आपने कैश डिपॉजिट किया 10 लाख से ज्यादा का। 2018-19 में 10,60,000 का इन्होंने एक्चुअल कैश डिपॉजिट किया था। तो सबसे पहले वो उनसे सोर्स पूछ रहे हैं कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया। उन्होंने सारे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट मंगवाए इनके उस पर्टिकुलर पीरियड के। इन्होंने क्या है कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया था, तो उसमें उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ऑफ नोट मांगा है। उसके बाद में नेचर ऑफ बिजनेस बोला है, बैलेंस शीट वगैरह बुलवाई है। तो सर अगर हम कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो अब अगर हमने आगे, चलो ठीक है हम नहीं करेंगे, अगर हमने पहले किया है तो हम क्या करें? उसका कोई है सॉल्यूशन? देखो, सबसे पहले आपको आपका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है।
कोई भी अच्छे प्रोफेशनल से अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कराओ। उसके बाद में जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कराओगे तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो उनको एआईएस में दिखेगा, तो वो उस ट्रांजैक्शन को आपके रिटर्न ऑफ इनकम में शो करेंगे ताकि आपको आगे कोई इशू ना क्रिएट हो। दूसरा, जो ट्रांजैक्शन है उनको परमिसिबल लिमिट के अंदर करो ताकि आगे उसकी रिपोर्टिंग ही ना हो। अब एक चीज़ और है कि जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, तो एक साइड की पटरी है वो है कैश की, और एक साइड की पटरी है वो है अपने बैंकिंग चैनल्स की। तो ये दोनों पटरी को है ना जो क्रॉस करना है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर ही करना है। अगर उस लिमिट के ऊपर आपने क्रॉस किया तो आपकी ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो बोलने का तात्पर्य यही है कि आप अपने बिजनेस को अगर हो सके तो उसको कैश से जितना जल्दी हो सके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर लेकर के आओ। बेफिजूल के बेफालतू के कैश ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि नोटिस जो है ना पिछले साल का नहीं आएगा, पिछले 4 साल का नोटिस आपको आ सकता है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखो। अब अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर करो। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से उनको हेल्प ही मिलेगी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपका कोई भी क्वेरी हो तो इस कमेंट सेक्शन में आप दीजिए, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।